सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचारियों पर रोकथाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई से गुरेज नहीं कर रही है। इस कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के सिद्धांत पर कार्य किया जाए। विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित इस ऐप का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने आशा जाहिर की है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई के मद्देनजर ऐप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाए और ऐप पर जो भी शिकायतें आती हैं उनका यथाशीघ्र निस्तारण भी किया जाए। यदि शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है तो उसे स्कीम हेल्पलाइन एवं संबंधित विभाग को भेजा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि याचिकाकर्ता द्वारा जो शिकायतें की गई हैं उसके स्टेटस अपडेट की पूरी जानकारी उन्हें मिले। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता विभाग के 2 इंस्पेक्टर को विवेचना करने के लिए टैबलेट भी दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि शीघ्र ही विभाग के अन्य कर्मियों को भी टैबलेट दिए जाएंगे। ये संकल्प लिया है और ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि हम किसी कीमत पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपनी मुहिम जारी रखेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। और इस खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए राजधानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, जाहिर तौर पर एक बेहद अच्छी पहल है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने का पहले ही सरकार ने वादा किया था, बीजेपी सरकार ने, धामी सरकार ने, और अब एक ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए यदि सूबे के किसी विभाग में किसी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो उस पर दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होगा, यह ऐप किस तरह से काम करेगा, इस ऐप पर डाले जाने वाली शिकायतों का फीडबैक भी जरूरी है कि जो शिकायत डाली गई है उसका वाकई निस्तारीकरण हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल अनुज, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड की मौजूदा धामी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और इसी कड़ी में विजिलेंस विभाग के जरिए देहरादून सचिवालय में आज एक ऐप को लॉन्च करने के लिए बाकायदा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में ऐप को लॉन्च किया। ऐप के साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1064, यानी इस नंबर पर भ्रष्टाचार से संबंधित तमाम सूचनाएं बकायदा विजिलेंस विभाग को दी जा सकती है। ऐप पर जानकारी डाली जा सकती है और सबसे बड़ी बात है कि ऐप पर जो भी सूचना देगा, जो 106 पर जो कॉल करके सूचना साझा करेगा, उसकी पूरी डिटेल गोपनीय रखी जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो फीडबैक होगा कि उस सूचना पर, उस शिकायत पर क्या कार्रवाई विभाग द्वारा अभी तक की गई है, उसका लगातार फॉलोअप और फीडबैक शिकायतकर्ता तक भी पहुंचेगा और जो सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस विभाग के डायरेक्टर हैं अमित सिन्हा, उन तक भी पहुंचेगा। यह इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत होगी कि जिसने शिकायत की उसको भी पल पल का अपडेट मिलता रहेगा और शिकायतकर्ता के साथ साथ विजिलेंस विभाग के जो प्रमुख हैं, जो निदेशक हैं, उनको भी तमाम सूचनाएं उपलब्ध होती रहेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस बात को इस तरीके से भी आगे रखा है कि जो सूचनाएं उसमें नहीं आ सकती हैं, विजिलेंस के अंतर्गत नहीं है, उसको सीएम हेल्पलाइन के पास ट्रांसफर किया जाए। यानी नीतिगत अगर कहीं पर कोई गड़बड़ झाला है और वहां पर सुधार करना है, उस व्यवस्था को दुरुस्त करना है, सिस्टम को ठीक करना है, तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जाएगा और वहां से उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, पब्लिक डीलिंग में जुड़े हुए तमाम अधिकारियों से अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या कोई रिश्वत मांग रहा है या किसी भी सरकारी काम के एवज में कोई पैसा मांगा जा रहा है, तो उसकी सूचना कोई भी पीड़ित, कोई भी शिकायतकर्ता थानों में देने के बजाय सीधे विजिलेंस विभाग के ऐप पर दे सकता है। यह ऐप लोगों तक कैसे पहुंचेगा, इसका भी एक मैकेनिज्म काम करेगा। यानी ऐप किसी भी एंड्रॉयड फोन पर डाउनलोड किया जाएगा और उस पर वो तमाम सूचनाएं, तमाम शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। तथ्यों के आधार पर, शिकायतों के आधार पर विजिलेंस विभाग उसकी जांच करेगी और जांच की मॉनिटरिंग बाकायदा विजिलेंस विभाग के डायरेक्टर करेंगे। और मुख्यमंत्री ने जो भी पुलिसकर्मी, यानी आज एक सैंपल के तौर पर 2 विवेचना अधिकारी जो एसआई रैंक के हैं, उनको 2 टैबलेट भी प्रदान किए हैं और ये कहा है कि विवेचना करने के दौरान जिस भी तकनीक की इस्तेमाल की जरूरत
विभागीय अधिकारियों को होगी, विजिलेंस डिपार्टमेंट को होगी, वो तमाम व्यवस्थाएं मुहैया करा दी जाएगी गृह विभाग के जरिए, राज्य सरकार के जरिए, शासन स्तर से। तो कुल मिलाकर के सरकार ने एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काम में लेट लतीफी न हो, हीला हवाली न हो, उसको लेकर के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी। और अब विजिलेंस विभाग के जरिए एक ऐप लॉन्च करने के पीछे मकसद है कि प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की खबरें समय समय पर आती रहती है, रिश्वत की खबरें समय समय पर आती रहती है, उससे निजात पाने के लिए ऐसे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे ठेकेदारों पर जो कहीं ना कहीं रिश्वत लेकर के सरकारी काम को ग्राउंड पर उतरने नहीं देते हैं या उसको रोक देते हैं या उसके एवज में मोटा पैसा लेते हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए तमाम व्यक्ति जो शिकायतकर्ता होंगे, उनकी पूरी जांच, पूरी सूचनाएं गोपनीय रखी जाएगी ताकि उनके साथ कोई भी खिलवाड़ या कोई भी उनको दहशत का वातावरण उनके पास आसपास न बना सके। तो कुल मिलाकर के ये ऐप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति में एक बढ़ता हुआ कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको करार दिया है। जी जी श्रीनिवास, आने वाला वक्त अब तय करेगा कि लोगों की समस्याओं का कितना निस्तारण इस ऐप के जरिए हो पाएगा। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार जिले के रुड़की के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आईआईटी रुड़की के 175वें वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के रुड़की स्थित निवास पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। और श्रीनिवास हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीनिवास, जाहिर तौर पर आईआईटी रुड़की के 175 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश की? देखिए, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा था और कुछ ही देर के बाद वो देहरादून वापस मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज के पूरे शेड्यूल की अगर हम बात करें, बाकायदा उन्होंने सबसे पहले विजिलेंस विभाग का 1064 हेल्पलाइन ऐप और हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया। उसके बाद वो हरिद्वार के लिए रवाना हुए और हरिद्वार में सबसे पहले रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा के आवास पर जाकर के उन्होंने विधायक से कुशलक्षेम पूछी और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं किस प्रकार से क्षेत्र में होनी चाहिए या किस तरीके से राजनीतिक हालात वर्तमान समय में हैं, उसको लेकर गंभीरता के साथ चर्चा हुई है। यानी दो राजनेताओं की जब भी कोई चर्चा होती है तो जाहिर सी बात है राजनीतिक उसमें चर्चा का परिदृश्य बनता है आगामी, क्योंकि मुख्यमंत्री को चुनाव भी लड़ना है। तो ऐसे में सबका सहयोग मुख्यमंत्री को चाहिए और इसी कड़ी में उन्होंने मुखिया होने के नाते अपने विधायकों से मुलाकात की है। इसके अलावा वो साधु संत समाज से हरिद्वार में मिले और सबसे बड़ी बात रही, क्योंकि जो आईआईटी का 175 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बाकायदा एक संदेश देने का प्रयास किया है कि छात्रों को जो एक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, क्योंकि जिस तरीके से तकनीकी के रूप में हिंदुस्तान में लोहा बनवाया और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पैकेज पर आईआईटी रुड़की से क्वालिफाई करने के बाद बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में विदेशों में सेवाएं दे रहे हैं और जिससे भारत का नाम और उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको मोटिवेट किया है और साथ ही साथ अपना एक राजनीतिक अनुभव भी उनके साथ साझा किया है और साथ ही साथ एक उम्मीद जताई है कि ऐसे ही संस्थानों से जो छात्र छात्राएं, जो रिसर्चर हैं या जो स्कॉलर्स हैं, जो पीएचडी होल्डर्स हैं, जो आईआईटी कर रहे हैं, वो दूसरे बच्चों को किस प्रकार से नजीर पेश कर सकें ताकि वो अपने व्यवहारिक जीवन में भी, अपने आसपास, अपने जीवन में जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी मोटिवेट कर सके ताकि वो भी इस तरीके से आगे आकर के राज्य और देश और जिले का नाम रोशन कर सकें। जी श्रीनिवास, बने रहिए हमारे साथ। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जानता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब,
सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। एक मई से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए सरकार चार धाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा भी कर रही है। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक के मुताबिक चार धाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिन अस्पतालों में भी डॉक्टर्स की कमी है वहां पर डॉक्टरों को जल्द भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, फार्मासिस्ट के अलावा स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति कर तमाम मेडिकल स्टाफ को चार धाम यात्रा मार्ग भेजा जा रहा है, ताकि किसी भी परिस्थिति में पर्यटकों को मेडिकल सुविधा देने में कोई समस्या ना हो। हालांकि डीजी हेल्थ के मुताबिक सभी मेडिकल स्टाफ की पहले ट्रेनिंग कराई जा रही है और उसके बाद ही चार धाम यात्रा पर पोस्टिंग दी जा रही है। जिले में चार धाम यात्रा चलती है तो हमारे जिलों से डॉक्टर्स की डिमांड आ गई है, इवन स्पेशलिस्ट की भी डिमांड आ गई है। तो हमने जो है अपने डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा दी है 15-15 दिन के रोटेशन में। वैसे ही हमने अपने फिजिशियंस की भी और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उनकी भी हमने ड्यूटी लगाई है। तो इसमें हमने एक काम भी किया कि जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, जो पहाड़ में जो आपके केदारनाथ में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग एम्स द्वारा दी जा रही है। वो हमारी प्लान है, उस पर उन लोगों को हम रोटेशन वाइज में उनको ट्रेन करते जाएंगे और जहाँ जहाँ उनको उनकी तैनाती दी गई है वो वहाँ जाएंगे। वैसे ही स्पेशलिस्ट को भी हम लोग कार्डियक में, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट वैसे भी हमारे यहाँ नहीं है, बहुत कम है, तो उनको हम जो है कार्डियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वहाँ पर कार्डियक के पेशेंट को स्टेबल कर पाए। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता श्रीनिवास पंत का, जो कि राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। श्रीनिवास, 1 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? और खास तौर पर जून के बाद जब वहां पर भारी बारिश होती है और जगह जगह भूस्खलन होता है, सड़कें बंद हो जाती है, ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की क्या कुछ तैयारी है? उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आर्थिकी की रीढ़ है और चारधाम यात्रा की शुरुआत 3 मई से होने जा रही है। तो जाहिर सी बात है तमाम विभागों की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले तमाम विभाग, यानी बुनियादी अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले सड़कों की हालात को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, विभागीय अधिकारी को उचित दिशा निर्देश दिया, क्योंकि डामरीकरण सड़कों का पूरा होना चाहिए। जहां पर चकबंदी की जरूरत है उसको होना चाहिए था, या फिर पैराफिट लगाने की जरूरत है वहां पर, या LED लाइट की जरूरत है, उसकी पहले व्यवस्था दुरुस्त की जाए। यानी उसके अलावा जो, क्योंकि चारधाम यात्रा के साथ साथ आपदा का प्रकोप भी और आपदा का दंश भी देखा जाता है, जिस प्रकार से जून के बाद जब मानसून आ जाता है तो उसके मुताबिक जो तमाम तैयारियां हैं उसको भी दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी विभागीय अधिकारी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं, चाहे उसमें स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे उसमें पेयजल विभाग हो, चाहे उसमें अगर हम बात करते हैं कि गंगा की सफाई के अलावा जो पावर प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है उसकी बात हो, तो तमाम विभागों का आपसी सामंजस्य बिठा करके चारधाम यात्रा पर पुलिस प्रशासन के साथ ही मजबूती के साथ समीक्षा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, उसके लिए डीजी हेल्थ ने बाकायदा जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि तमाम पहले जिला अधिकारियों को और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जो भी चारधाम यात्रा मार्ग में जो जिले आते हैं, खासतौर पर 3 जिले, वहां से डिमांड मांगी गई थी कि PSC और CSC सेंटर में
डॉक्टरों की कमी है, तो उन पदों के सापेक्ष किसको भेजा जा सकता है, उसकी डिमांड बकायदा राजधानी देहरादून हेल्थ महानिदेशालय में दिया जाए। तीनों जिलों से डिमांड आने के बाद वहां पर बकायदा डिप्यूटी पर जो डॉक्टर्स हैं वो भेजे जा रहे हैं और उनकी पोस्टिंग वहां कर दी गई है। यानी जो चिकित्सक है वो भी भेजे जा रहे हैं, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं वो भी भेजे जा रहे हैं, स्टाफ नर्स भेजी जा रही हैं, वार्ड बॉय भेजे जा रहे हैं, फार्मासिस्ट भेजे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो हाई एटीट्यूड वाला जो क्षेत्र है, खासतौर पर केदारनाथ वाला इलाका या यमुनोत्री वाला इलाका, वहां सांस लेने की दिक्कत आ जाती है, कार्डियो सर्जन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे मेडिकल स्टाफ को भी वहां पर तैनात किया जा रहा है और उसकी तमाम व्यवस्थाएं और तमाम ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण ऋषिकेश एम्स में कराया जा रहा है, ताकि वो ट्रेन होने के बाद चारधाम मार्ग पर और चारधाम क्षेत्र में उनकी ड्यूटियां लगाई जाएंगी, ताकि चारधाम यात्रा में आने वाले तमाम जो धार्मिक पर्यटक हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। स्वास्थ्य संबंधी अगर कहीं पर कोई परेशानी आती है तो उसका टेलीकॉलिंग के जरिए भी उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। और जो हायर रेफर सेंटर है वहां पर भी पूरी मुस्तैदी के साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। अगर कहीं पर कोई इस तरीके से किसी पेशेंट के साथ ये दिक्कतें आती हैं तो उनके लिए बेड खाली रहेंगे, तो ये व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग के जरिए की गई है। जहां तक आपदा प्रबंधन का सवाल आपने पूछा है, तो आपदा प्रबंधन विभाग में भी लगातार समीक्षा की जा रही है। जो इक्विपमेंट है उनको पहले से स्थानीय जो क्षेत्र है उनके बीच में स्टोर किया जा रहा है, ताकि अगर कहीं पर किसी तरीके की आपदा का प्रभाव पड़ता है तो वहां पर माकूल या मुकम्मल इंतजामात किए जा सके, चाहे वो रसद की हो, चाहे वो रसोई गैस सिलेंडर की बात कर ले, उसके भी गोदाम में पूरा स्टॉक होना चाहिए, राशन का पूरा स्टॉक होना चाहिए, और जेसीबी है, पोकलैंड है, यानी तमाम बड़े इक्विपमेंट हैं, जो मशीनें हैं वो रखी जानी चाहिए। उसकी व्यवस्था भी अधिकारियों की ओर से लगातार अब गढ़वाल क्षेत्र में चारधाम यात्रा का जो रूट है उस पर व्यवस्थित की जा रही है, ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना या कोई भी इस तरीके के हालात, और क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर ही लगातार तमाम विभाग आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि चारधाम यात्रा मौसम के अनुकूल भी काफी चुनौतीपूर्ण रहती है, तो उसके लिए भी लगातार राज्य आपदा कंट्रोल रूम में तमाम व्यवस्थाओं को, तमाम कम्युनिकेशन जो सेंटर हैं उनको डेवलप करने की बात कही गई है। जी जी, श्रीनिवास आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड के मुख्य सचिव शुक्रवार को केदारनाथ धाम आए। केदारनाथ धाम पहुंचकर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने आगामी 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ धाम की तैयारियों का जायजा लिया है और साथ ही केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण की यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण भी किया है। आपको बता दें कि आगामी 6 मई को सुबह 6:00 पर भगवान केदारेश्वर धाम के कपाट खुलेंगे और खुलने से पहले सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले पैदल मार्ग से बर्फ काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है, जबकि धाम में द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। धाम में संचार, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम की तैयारियों के मद्देनजर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने जिला अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। श्रीनिवास, मुख्य सचिव केदारनाथ धाम पहुंचे, वहां की तैयारियों को देखकर, वहां जो पुनर्निर्माण हुआ है उसको देखकर वो संतुष्ट नजर आए कि 6 मई से जो यात्रा शुरू होगी उसकी तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, चीफ सेक्रेटरी बकायदा चारधाम यात्रा के मार्गों का जायजा और राज्य सरकार के दिशा निर्देश में विभागीय अधिकारी या यूं कहें कि जिला प्रशासन ने कैसी तैयारियां की है, तैयारियों को अंतिम रूप किस प्रकार से दिया गया है, उसका स्थलीय निरीक्षण करने के लिए चीफ सेक्रेटरी बकायदा पहुंचे केदारनाथ धाम में। केदारनाथ धाम में सबसे पहले उन्होंने जो मंदिर का प्रांगण है उसका जायजा लिया कि वहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं, वहां पर टेम्परेचर किस प्रकार का है, ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या है, प्रशासन का फोर्स कितना काम कर रहा है, निर्माण कार्य किस प्रकार से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, धार्मिक जो स्थल हैं वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, यानी हर एक छोटी छोटी बातें हैं उसका उन्होंने संज्ञान लिया है। जिला अधिकारी उनके साथ थे, गढ़वाल कमिश्नर उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आदेश दिया, निर्देश दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि पेयजल की जो आपूर्ति है सबसे पहले उसको पूरा किया जाए, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं उसको मुस्तैद रखा जाए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने कहा है, वैकल्पिक मार्गों को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कहा है, डामरीकरण करने के लिए उन्होंने कहा है। और सबसे बड़ी बात, जो राज्य आपदा कंट्रोल रूम है, जिला आपदा कंट्रोल रूम के जरिए तमाम सूचनाओं को राज्य आपदा कंट्रोल रूम समन्वय बनाते हुए मौसम केंद्र देहरादून के साथ समन्वय स्थापित करेगा। और उसी तरीके से टूरिस्ट जब उत्तराखंड में पहुंचेंगे चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद, और जैसे ही मानसून की पहली
पहली शुरुआत उत्तराखंड में होगी, उसके मद्देनजर तमाम वैकल्पिक व्यवस्थाएं खोली जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने एक और संदेश भी यहां पर अधिकारियों के जरिए देने का प्रयास किया है। जो हेली सेवाएं हैं, चारधाम यात्रा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसमें कहीं पर भी इस तरीके की शिकायत ना आने पाए कि कहीं पर ओवर रेटिंग का मामला चल रहा है, यानी किराया निर्धारित दरों से अधिक वसूला जा रहा है जिसमें लोगों को दिक्कतें हो, या फिर जो गाड़ियां आरटीओ के जरिए, एसटीए के जरिए परमिटेड होकर के पर्वतीय क्षेत्रों में टूरिस्टों को लेकर जाएंगी, उनकी फिटनेस पूरी सही होनी चाहिए ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें इस तरीके से मेंटेनेंस को लेकर ना आने पाए। तो इन तमाम व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने प्रशासन को, गढ़वाल कमिश्नर को उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। जी जी श्रीनिवास, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून और दिल्ली के बीच की दूरी बहुत कम होने वाली है। दरअसल नेशनल हाईवे के विकास के कार्यों के तहत दिल्ली देहरादून सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए राजधानी देहरादून से 15 किलोमीटर पर मौजूद आशा रोड़ी क्षेत्र में सड़क के चौड़ीकरण की जद में सैकड़ों की तादाद में हरे भरे पेड़ आ चुके हैं, जिन पर विभागीय आरी चल चुकी है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को काटा जा रहा है। उत्तराखंड में तमाम समाज सेवी, पर्यावरणविद और राजनीतिक दल विकास के नाम पर पेड़ों के कटान पर विरोध जता रहे हैं। क्या कुछ है आशा रेडी क्षेत्र में और कितने पेड़ अब तक काटे जा चुके हैं? सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संवाददाता श्रीनिवास पंत ने जायजा लिया। कहते हैं सड़कें विकास का आईना होती है। कई बार इस विकास को पाने के लिए कई पेड़ों की आहुति भी देनी पड़ती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं आशा रोड़ी क्षेत्र में, जो राजधानी देहरादून से तकरीबन 15 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ये तमाम जंगल को आप देखेंगे, इस नेशनल हाईवे को भी यहाँ पर देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी खूबसूरत जगह से कम नहीं है। लेकिन जब जब विकास की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है पेड़ों का भी कटान होगा, पेड़ों को भी काटना पड़ेगा। और जब दिल्ली और देहरादून के रूट की बात की जाए, भारत सरकार और राज्य सरकार की लगातार कोशिश है कि जहां दिल्ली और देहरादून का जो सफर है वो सुगम हो, सफल हो और सूक्ष्म हो, यानी कम समय में देहरादून और दिल्ली का सफर तय किया जा सके, तो उसके लिए सड़कों की जरूरत है। और सड़कों को चौड़ा करने के लिए नेशनल हाईवे का काम लगातार तेजी गति के साथ चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो दंश देखा जा रहा है वो पेड़ों की आहुति दी जा रही है। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में इस नेशनल हाईवे से लगे हुए पेड़ों को काटा जा रहा है। और ये पेड़ काट करके एक नई इबारत जो विकास की होगी वो यहाँ पर तैयार की जाएगी। यानी कुल मिलाकर के अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो विकास की दुहाई होगी वो नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण से होगी, एल्यूमिनेटेड रोड बनाई जाएगी। और विकास के नाम पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी दुहाई जरूर दी जाती है कि विकास हो रहा है, लेकिन इन पेड़ों को बचाने के लिए क्या एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने वाली जो परियोजना जो तमाम राजनेता, पर्यावरणविद कहते आए हैं, क्या वाकई में धरातल पर इंप्लीमेंट होगा? क्या इन पेड़ों के बदले में पर्वतीय क्षेत्रों में जो पहाड़ खाली हैं वहां पर पेड़ लगाए जाएंगे, या इन तकरीबन हजारों की तादाद में कटे हुए इन पेड़ों को की जो संज्ञा है वो दूसरी जगह पर कहीं ना कहीं जंगल के रूप में सामने आएगी? इस पर विभागीय अधिकारियों को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को और नेशनल हाईवे के अधिकारियों को सोचना होगा, समझना होगा। लेकिन इस विकास का विरोध भी हो रहा है। भले ही विकास सभी को अच्छा लगता है, लेकिन विरोध इस रूप में हो रहा है कि इतने पेड़ काटे जाएंगे तो दिल्ली का जो जलवायु परिवर्तन है या जो मौसम है वही देहरादून में भी देखने को मिलेगा। और इससे निजात पाने के लिए पेड़ों से आच्छादित जंगल को बनाना होगा। आप दूसरी तरफ ये जंगल देख सकते हैं, तो यही जंगल यहाँ पर भी था, लेकिन पेड़ कट रहे हैं। तो इस जंगल को बचाने के लिए क्या आगे ऐसे ही जंगल तैयार किए जाएंगे, पहाड़ों में पेड़ लगाए जाएंगे, जंगल तैयार किए जाएंगे, तो फिर संभवतः वहां का मौसम और वहां का वातावरण में भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन तमाम सामाजिक संगठन, तमाम पर्यावरणविद इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ऐसे पेड़ों को काटकर क्या पेड़ों को काटना ही एकमात्र विकल्प बचा है विकास के लिए, या सड़कों के चौड़ीकरण के लिए, या फिर इन पेड़ों के बदले दूसरे स्थान पर एक के बदले 10 पेड़ लगा करके एक बार फिर से नया जंगल खड़ा नहीं किया जा सकता है? लेकिन सरकारों को सोचना होगा कि हम ऐसे विकास की नींव कब तक रखेंगे जो विनाश के रास्ते पर जाती हो और जिसका पुनर्वास उत्तराखंड में ऑल वेदर के रूप में लोग दंश के रूप में झेल रहे हों। लेकिन क्या विकास के लिए पेड़ काटना ही एक रास्ता बचा है, या इन कटे हुए पेड़ों की इतरशी करने के लिए पर्वतीय अंचल में विभाग के जरिए या तमाम सामाजिक सरोकारों के जरिए नए पेड़ों का सृजन करना ही बेहद जरूरी होगा? कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ श्रीनिवास पंत, सहारा समय, देहरादून।
यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप समझाइए, किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। इतने सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं। ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को उद्यान भवन में वृक्षारोपण किया है। मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। बैठक में उद्यान विभाग से संबंधित विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया है और साथ ही उद्यान विभाग में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कृषि एवं उद्यान मंत्री ने इस मौके पर कहा है कि सरकार कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है और किसानों को मजबूत बनाने का काम भी कर रही है ताकि पलायन रोका जा सके, जिसके लिए केंद्र सरकार की भी लगातार मदद मिल रही है। नैनीताल में पहली बार परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास का आगमन हुआ है। मंत्री चंदन दास राम के भीमताल पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय विधायक द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री ने भी बैठक ली है और साथ ही भीमताल विधायक द्वारा भीमताल क्षेत्र में बस डिपो बनाने की इस बैठक में मांग भी की है, जिसे मंत्री चंदन दास राम ने जल्द पूरा करने की बात कही है। अब नैनीताल आने वाले पर्यटकों को पार्किंग की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। मिशन अतिथि के तहत नैनीताल पुलिस अब आने वाले पर्यटकों को QR कोड की मदद से पार्किंग मुहैया कराएगी। साथ ही शहर घूमने आने वाले पर्यटकों और नैनीताल वासियों को भी जाम से निजात मिलेगी। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने बताया है कि नगर में 6 पार्किंग स्थल हैं, लेकिन पर्यटकों को पार्किंग स्थल की जानकारी नहीं देने के कारण पर्यटक वाहन को नो जोन में खड़ा कर देते हैं, जिससे नगर में जाम की स्थिति लग जाती है। तो हमारे पास जो पार्किंग स्थल है तो मुख्यतः 6 पार्किंग स्थल है जो हम लोग आमतौर पे इसको यूज़ करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि पर्यटकों को ये पार्किंग स्थल की जानकारी नहीं होती कि है कहाँ पर पार्किंग स्थल। तो कई बार पर्यटक जो है रोड पे घूमते हैं, उससे भी जाम लगता है रोड पे, क्योंकि वो खोजते हैं पार्किंग कहाँ जाना है। तो ये QR कोड से क्या होगा कि यहीं से उनको टोल नाके से ही बताया जाएगा कि ये स्कैन किए, वो अपने आप गूगल मैप से उस पार्किंग स्थल में पहुँच जाएगा। ये तो एक एडिशनल फीचर है सुविधा के लिए। तो हम चाहते हैं कि मिशन अतिथि के तहत जो भी इस टाइप की एक्स्ट्रा सुविधा हम दे सकते हैं पर्यटकों को टेक्नोलॉजिकली या बिना वैसे फिजिकली, तो प्रयास करते कुछ पॉम्पलेट्स बना रहे, कुछ टूरिस्ट पुलिस चौकियाँ भी बन रही है,
तो इस तरीके से जो है जो एक्स्ट्रा सुविधा हम दे सकते हैं टूरिस्ट को, तो वो प्रयास हो रहा है। नारायण नगर को बहुत जल्दी चालू करवाया जा रहा है और मेरी उनसे बात हुई कि आपका जो ये स्ट्रक्चर वो जो है कम से कम ग्राउंड साइड डेवलपमेंट हम उनसे करवा ले रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं